नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग। तो प्रतीक चिन्ह के बारे में हम देखेंगे, ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे 2 पार्ट में आपके पास प्रस्तुत करूं। तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह हमने बचपन से पढ़ते आया होगा कि राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी मैना है, राजकीय चिन्ह के बारे में उसको देखा भी होगा। और जो राजकीय राज्य की आकृति है सी हॉर्स की जैसी है, राजकीय वृक्ष जो है साल या सरई है। तो ये सब के बारे में तो हमने बस सुना है, इसका विस्तृत अध्ययन शायद अभी तक न किया हो तो इस लेक्चर में आप कर सकते हैं। और ये एक हिसाब से एग्ज़ाम की दृष्टि से भी नहीं, आपको अपने राज्य के बारे में जानकारी हो इस दृष्टि से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप जितने से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तकरीबन सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। तो हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ जब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, तो वो देश के 26वें क्रम के रूप में था, 26वें क्रम के राज्य के रूप में था। अब उस समय राज्य के प्रतीक चिन्हों में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय गमछा, राजकीय, ये सब उस समय तक शामिल नहीं थे। राज्य बनने के कुछ समय बाद इन सभी को शामिल किया गया। तो हम देखते हैं कि उनका शामिल होने का क्रम क्या है, कब कब वे शामिल हुए और कौन कौन से पशु या पक्षी इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजकीय पशु। और राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है वन भैंसा। राजकीय पशु है वन भैंसा। वन भैंसा तो सबको पता होता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद करते चलना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाने लगे हैं। पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन अब विशेषकर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? बुबैलस बुबैलिस। क्या? बुबैलस बुबैलिस। बैल से याद रख लेना, भैंस बैल होता है, तो बैल जिसमें आ रहा है बैल, बैलस बैलिस, आखिरी में बू लगा लेना आप, तो बुबैलस बुबैलिस। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। भले आपको ये थोड़ा हास्यप्रद लगता हो मैंने जिस तरीके से बताया, बट इसी तरीके से आपको याद होंगे। और किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको जितना लाइट बना लें अपने लिए, जितना इजी वे में कर लें, वो उतना ज़रूरी है। तो आप इसी तरीके से पढ़ने के लिए और अपनी पढ़ाई को एकदम रोचक बनाना चाहते हैं तो आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 8770123687। आप इस नंबर से हमें संपर्क करके हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो राजकीय पशु है वो मैंने बताया कि वन भैंसा है, इसको बताया मैं बैलस बैलिस, तो बुबैलिस याद करना, या फिर बुबैलस अरीनी भी बोला जाता है। तो अरीनी और एक होता है अरीना। तो जो अरीनी है वो फीमेल को बोला जाता है, फीमेल को, और जो अरना है वो आपके मेल को बोला जाता है। ठीक है। तो वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम बुबैलस बुबैलिस है। अब इसे घोषित कब किया गया कि हमारा राजकीय पशु होगा? तो ये 2001 है। बना 2000 में हमारा राज्य, तो ये सब कार्य धीरे धीरे ही होते हैं। तो घोषित इन्हें किया गया था 2001 में। मैंने जैसे बताया कि नर वन भैंसा जो है अरना बोला जाता है और मादा वन भैंसा को अरनी, तो ये अरनी है। आप ये याद ना करके सिर्फ बुबैलस बुबैलिस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, फिर अरना अरनी आपको याद हो ही जाएगा। फिर इसका जो मुख्य संकेंद्रण है, जो वन भैंसा कहाँ पाया जाता है, तो ये उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है, पामेड़ अभ्यारण्य में पाया जाता है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान देना है कि संकेंद्रण कहाँ है। संकेंद्रण क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। तो ये उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है।
अब आगे देखते हैं, अब इसका जो आवास है, जो आवास क्षेत्र है, ये ज़्यादातर रहते कहाँ हैं और रहना कहाँ पसंद करते हैं। तो ये दलदली क्षेत्र में और जलयुक्त स्थल के किनारे जहाँ पर लंबी घास हो, क्योंकि इन्हें घास खाना पसंद है और ये शाकाहारी पशु होते हैं तो घास ही खाते हैं। तो जहाँ पर इन्हें दलदली जगह जलयुक्त स्थल मिल जाए वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए अनुकूल आवास होता है। फिर ये संकट दे दिया गया। अब संकट में है क्योंकि शेर द्वारा मानव जो शिकारी हैं इनके बहुत ज़्यादा शिकार कर दे रहे हैं, उस वजह से ये संकटग्रस्त हो गए हैं और इनमें एक बीमारी भी फैल जाती है जो रीडर पेस्ट नामक बीमारी होती है, जो इनके लिए प्रमुख संकट का कारण है। अब दूसरा इसमें दिया गया कि इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव भी प्रमुख संकट क्या है कि आज के डेट में जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, विकास के नाम पर जंगलों को ही दोहन किया जा रहा है और नए जंगल नहीं बसाए जा रहे। तो जितने भी पशु पक्षी हैं अधिकतर उनके विलुप्त होने का कारण और उनके संकट में आने का कारण ये भी रहा है। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। फिर इनकी विशेषता क्या क्या है, तो ये जो है एक शाकाहारी प्राणी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घास खाते हैं, इनका प्रमुख आहार घास है, शाकाहारी प्राणी है। फिर इनका जो शरीर है वो काला होता है, लेकिन जन्म के समय कैसे पीले रंग के होते हैं। तो इसको नॉर्मल याद कर सकते हैं कि जन्म के समय पीला होता है, फिर धीरे धीरे काला हो जाता है। काला होने का कारण समझ लेना कि दलदल में बैठता है इस वजह से, ठीक। फिर आप आगे देखेंगे कि इसके घुटने और खुर के मध्य मटमैला सफ़ेद होता है। इनके घुटने और खुर के मध्य हमेशा क्या होता है, मटमैला सफ़ेद। तो मटमैला को आप हमेशा मैल से याद रख लेना। दलदल में बैठा है तो घुटने और पैर के बीच इसके मैल होंगे, तो मटमैला सफ़ेद वहाँ से याद रह जाएगा आपको। फिर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन भैंसों की जो नस्ल होती है वो सबसे सर्वाधिक शुद्ध नस्ल होती है, सबसे सर्वाधिक शुद्ध नस्ल होती है। सर्वाधिक शुद्ध नस्ल मतलब ये समझिए आप कि क्रॉस ब्रीड नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं आप, ये क्रॉस ब्रीड नहीं है, ठीक। फिर वन भैंसों का जो राजकीय महत्व होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। अब इसके बारे में वर्णन बहुत ऐतिहासिक काल से भी आता है, जिसमें हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, यानी अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसकी रचना है कादम्बरी। उसने अपनी रचना कादम्बरी में बताया कि बांधवगढ़ से बस्तर क्षेत्र तक, बांधवगढ़ जो कि आज के एमपी में आता है, वहाँ से लेकर बस्तर क्षेत्र तक इनकी प्राप्ति होती थी। किनकी प्राप्ति, तो वन भैंसे की प्राप्ति होती थी। ये उन्होंने अपनी रचना कादम्बरी में बताया कि इसने बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन सा, तो हर्षवर्धन का दरबारी, ठीक, ये याद रखिएगा। अब इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति के कारण जब वो यात्रा पर रहे होंगे या इधर किसी भी तरीके से आए होंगे, तो उन्होंने जब इनकी मात्रा को बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा होगा तो इन्हें साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया था। किसे, वन भैंसा को साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया था। अभी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जो यम है, यमराज जी जो हैं वो भैंस पर ही बैठते हैं, तो यम किसके देवता है, मृत्यु के, तो मृत्यु का प्रतीक भी इसको बोला। अब मृत्यु को प्रतीक बोलने का कारण ये भी रहा होगा कि इसके सींग आप देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं, तो इसी आधार पर भी उन्होंने कहा होगा। अब प्रमुख बिंदु में इसमें क्या है कि ये छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों में आता है। तो मैंने अभी बताया संकट किन कारणों से, और तो ये संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। अब इसी के कारण 2000 अक्टूबर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया गया है। वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया गया कब, अक्टूबर 2019 में। इस डेट को आप याद रखिएगा, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर 2019, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी विशेषता बताई थी कि काले रंग का होता है, जब पैदा होता है उस समय पीले रंग का होता है, पैर से घुटने तक मटमैला सफ़ेद होता है, तो थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा होगा, तो मटमैला सफ़ेद जैसा। और उसको बताया भी दलदल में बैठते तो मैला लग जाता है, दलदल में बैठ बैठ के काला हो जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये था वन भैंसा। वन भैंसा हमारा राजकीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। 2001 में इसे घोषित किया गया। नर वन भैंसा अरना है और मादा वन भैंसा को अरनी कहा जाता है। संकेंद्रण प्रमुख है, इसको याद रखना, उदंती, पामेड़ और इंद्रावती में पाए जाते हैं। फिर अनुकूल आवाज़ भी बता दिया था, संकट के कारण भी बताया मैंने आपको, विशेषताएं। एक बार आप इसको और इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा कि इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। फिर राजकीय पक्षी के बारे में देखते हैं। राजकीय पक्षी, अब राजकीय पक्षी कौन है, तो पहाड़ी मैना। मैं आपको एक बार पहाड़ी मैना दिखा देता हूँ। ये पहाड़ी मैना, यार यहाँ तो
ब्लैक एंड वाइट है तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा आपको, बट आप एक बार सर्च करके ज़रूर इस क्लास को देखने के बाद देखिएगा कि पहाड़ी मैना दिखता कैसा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो। चीज़ों को देखने से ये होता है कि वो बहुत समय, लंबे समय तक हमें याद रह जाती हैं। तो कोई भी चीज़ आपको अगर लगता है, जैसे आगे हम वाद्य यंत्र के बारे में भी पढ़ें या फिर अभी मैंने वन भैंसे के बारे में बताया, तो अगर आप एक बार लेक्चर देखने के बाद उनके फ़ोटो भी देख लेंगे नेट में सर्च करके, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई भी कराते हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ताकि लोगों को विजुअल इफ़ेक्ट के कारण भी वो अपने दिमाग में याद रहे और ट्रिक्स के द्वारा भी। तो आप भी एक बार कोशिश कीजिएगा, इसको जाकर देखिएगा। तो पहाड़ी मैना जो है, राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना, जो पहाड़ी मैना है उसका भी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। अब ये बहुत लंबा नाम है, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। तो पहले मुख्य इसके की पॉइंट को याद कर लेना, GRP करके, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इस तरीके से आप उसको याद करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब बहुत लंबा हो तो आप उसको छोटे टुकड़े में बनाकर या उसको राइमिंग में बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी घोषणा कभी, तो इसकी भी घोषणा 2001 में कर दी गई थी। अब इनका संकेंद्रण कहाँ है, तो इनका संकेंद्रण दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा आदि वन क्षेत्र में है। यहाँ तिरिया है, वो PDF में दब गया है, तो ये तिरिया है, तिरिया, कुंचा आदि वन क्षेत्र। आप इसके नाम याद करिएगा और ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर ये नाम याद नहीं होता तो बस्तर संभाग, विशेषकर बस्तर संभाग में इसका संकेंद्रण होता है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, रहते कहाँ हैं, इनका जो निवास है वो है कहाँ, तो बसाहट जो है इनकी पहाड़ी वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उन वन क्षेत्रों में कहाँ, तो वृक्ष की कोटरों में, वृक्ष की कोटरों में रहते हैं। कहाँ, वृक्ष की कोटरों में। कोटर क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा कि कोई पेड़, किसी पेड़ के बीच में ऐसे कहीं पर ऐसे खोखला एरिया बन जाता है, उसको कोटर बोलते हैं, तो उनमें ये रहते हैं। अब इनका ये भी संकट प्राय हो गए हैं, ये किस कारण, तो इसकी भी तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, तस्करी के कारण इसका अस्तित्व संकट में है। अब इनकी तस्करी क्यों होती है, तो इनकी विशेषताएं हैं, किसी भी चीज़ की तस्करी हो रही है मतलब उनकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इसलिए उनकी हो रही है, किसी भी तरीके से उनके महत्व बहुत अधिक होगा। तो इनकी विशेषता, सबसे अधिक विशेषता ये है कि ये मनुष्य की भांति बोलती है और मनुष्य जैसे ही आवाज़ की सटीक नकल कर सकती है। तो इसी विशेषता के कारण बहुत ज़्यादा इनकी तस्करी होती है। और क्या मैंने क्या बताया, मनुष्य की भांति बोल सकती है और मनुष्य की जैसे सटीक नकल निकाल सकती है, ठीक है। और इनकी कुछ विशेषता क्या है, तो इनके जो पंख है काले एवं छोर सफ़ेद होते हैं। तो आप जब देखोगे इसे, तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट है बट दिख रहा है पंख काले हैं और ये छोर पे ना सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। और इनकी जो चोंच है वो गुलाबी होती है, चोंच गुलाबी, और कंठ पर पीले रंग एवं पैर पर पीले रंग होते हैं। पैर तो जनरली आपने देखा ही होगा कि पक्षियों के थोड़े पीले ही रहते हैं, और इनका कंठ भी याद रखना, विशेषकर कंठ पीले होते हैं और चोंच गुलाबी होती है, ठीक है। अब ये जो इनके संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है, अभी संकटग्रस्त हैं तो इनके संरक्षण के लिए कार्य क्या हो रहा है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षित किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम आ गए, इंद्रावती में आपका वन भैंसा पाया जाता है और इनका संकेंद्रण और इनका संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में, ठीक। अब इनके अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं, तो बहेलियों की पहचान करके सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं इनके अवैध व्यापार को रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इनकी विशेषता मैंने आपको बता दिया। तो ये था पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना एक बार मैं आपको और रिपीट करा दे रहा कि हमारे राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, GRP, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इसे घोषित किया गया 2001 में। इसका संकेंद्रण दंतेवाड़ा, बीजापुर, मुख्य रूप से बस्तर संभाग, आप याद रखना बस्तर संभाग में पाया जाता है, और इन नामों पर विशेषकर से ध्यान दे देना। अब ये जो है बसाहट, इनका बसाहट कहाँ है, तो ये पेड़ के कोटरों पर रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और ये संकट है क्योंकि तस्करी होता है। तस्करी का कारण मैंने आपको बताया कि ये मनुष्य की भांति आवाज़ निकाल सकती है, बोल सकती है, ये विशेषता है उनकी, इस वजह से इनकी तस्करी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो इनका जो संरक्षण भी किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, इनका संरक्षण किया जा रहा है। अब देखेंगे कि मैंने इनकी विशेषताएं कुछ और बताई थी कि चोंच गुलाबी और कंठ पीले और पैर भी पीले होते हैं,
कंठ और पैर पीले होते हैं, चोंच गुलाबी होती है, जो इनके पंख हैं वो काले रंग के होते हैं और छोर पर सफ़ेद होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका पहाड़ी राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। अब हम आगे देखेंगे राज्य की आकृति किस आकार की है। तो राज्य की आकृति जो है वो समुद्री घोड़े के आकार में है। राज्य की आकृति जो है वो समुद्री घोड़े के आकार में है। सी हॉर्स बोला जाता है, और सी हॉर्स को भी हिपोकैम्पस कहा जाता है। हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, हिपोकैम्पस, आप दोनों याद रखना। हिपोकैम्पस अलग होता है और हिपोपोटामस अलग होता है, ये अलग है ना। ये आप समुद्री घोड़ा भी अलग होता है और दरियाई घोड़ा, ये दरियाई घोड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा है बना कर कि ये दरियाई घोड़ा है। अब ये नहीं है, हमारी छत्तीसगढ़ की आकृति आप देखेंगे तो ऐसी है, समुद्री घोड़े के समान। ठीक, अभी ये जो आकृति बना था, मैंने आपको पहले या दूसरे क्लास में भी बताया था कि 1905 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः बना था। स्वतः क्यों बना था कि 1905 के विभाजन के समय भाषाई आधार पर क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया गया था। तो कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ के उड़ीसा क्षेत्र में और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आ गए थे। तो सर्वप्रथम स्वतः ही बन गया था। और 1918 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी पांडुलिपि तैयार की, जिसमें स्पष्ट रेखा चित्र बनाया था किसका, छत्तीसगढ़ का। और ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसे प्रथम स्वप्न दृष्टा भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा। तो ये आप याद रखिएगा, 1918 में बन गया था। खैर ये पहले भी आ चुका है। और ये याद रखिएगा कि समुद्री घोड़े के समान है, ना कि दरियाई घोड़े के समान। समुद्री घोड़ा है वो, जो छत्तीसगढ़ की आकृति है वो। और उसका नाम क्या है, सी हॉर्स बोला जाता है और हिपोकैम्पस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं आगे हम कि राजकीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष इसका जो इस राजकीय वृक्ष जो है वो साल या सरई है। साल या सरई, राजकीय वृक्ष साल या सरई को बोला जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। सोरिया रोबुस्टा। आपको बार बार पढ़ने से ये फ्लुएंटली बोला भी जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो ये कम से कम अभी 2-3 दिन तक इससे देखते रहना, या आपके पास बुक हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो सोरिया रोबुस्टा आप इसे याद करना, बार बार पढ़ने से आपको बुबेलस बुबेलिस, जो जीपीआर करके याद, जीआरपी करके याद किया, ग्रेकुला रिलीजियोसा, पेनिनसुलरिस, सोरिया रोबुस्टा, समुद्री घोड़े को सी हॉर्स, हिपोकैम्पस बोला जाता है। तो ये सब आप बोल बोल के याद कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो विस्तार है राजकीय वृक्ष का, जो साल या सरई है, जिसे सोरिया रोबुस्टा बोला जाता है, तो ये भी मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में, सरगुजा के दक्षिणी क्षेत्र में, कांकेर बस्तर ही संभाग में आ गया आपका, दंतेवाड़ा, गरियाबंद और राजनांदगांव क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद और राजनांदगांव क्षेत्र में आ जाता है। अब विशेषकर और उसे क्लासीफाई कर दिया गया कि मैकल श्रेणी क्षेत्र, महासमुंद धमतरी की उच्च भूमि में, राजनांदगांव में, दुर्ग उच्च भूमि में, उदयपुर और छुरी की पहाड़ी में तथा जसूर पहाड़ में। पहले मुख्य रूप से आप इसको बस्तर याद रखना, दक्षिणी सरगुजा, गरियाबंद और राजनांदगांव याद रखना। फिर ये पॉइंट आप पढ़ लेना एक बार। फिर अब इसकी विशेषता क्या है, तो जो बस्तर के कोमल नार एवं मगनार क्षेत्र हैं, कोमल नार एवं मगनार क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं, जो नेपाल के तराई के समान होते हैं। नेपाल के जो तराई क्षेत्र में जो साल के वृक्ष उगते हैं उनके समान होते हैं कोमल नार और मगनार क्षेत्र के साल वृक्ष। अब हमारे प्रदेश में जो साल वृक्ष पाए जाते हैं, उसकी जो सर्वोत्तम किस्म है वो केशकाल घाटी कोंडागांव में पाई जाती है। जो केशकाल घाटी है, वहाँ कोंडागांव क्षेत्र के केशकाल घाटी में इसकी सर्वोत्तम किस्म पाई जाती है। अब बताया कि इसका विस्तार बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अब ये जो साल के वन होते हैं, कैसे वन होते हैं, तो ये पतझड़ वन होते हैं। पतझड़ वन जो अपने पत्ते एक समय में झड़ा देते हैं, गिरा देते हैं, तो पतझड़ वन में आते हैं। और ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में, तो राज्य के लगभग 40% क्षेत्र में साल वन पाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। राज्य के लगभग 40% क्षेत्र में साल वन पाए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, राजकीय वृक्ष साल या सरई है, जिसे सोरिया रोबुस्टा भी कहा जाता है। ये बस्तर क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण सरगुजा, गरियाबंद और राजनांदगांव क्षेत्र याद रखना। फिर ये बस्तर के जो कोमल नार एवं मगनार क्षेत्र में जो इसके जो वृक्ष पाए जाते हैं वो नेपाल के तराई के समान होते हैं। और इसकी जो सबसे सर्वोत्तम किस्म है वो केशकाल घाटी कोंडागांव में पाई जाती है। और जो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और ये जो साल वन होते हैं वो पतझड़ वन होते हैं, और राज्य के टोटल 40% क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा,
एक बार ये आप नेट से देख लीजिएगा कि साल वृक्ष दिखते कैसे हैं, तो आपको और अच्छे से ध्यान में रह जाएगा वो चीज़। फिर राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो राजकीय चिन्ह है, ये वाला जो है हमारा राजकीय चिन्ह है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इसे। मैं जूम करता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट है यहाँ पर, लेकिन आप जब ध्यान देंगे ना तो ये जो बाहर वाला एरिया है ये 36 है। आप गिन के देखेंगे तो ये टोटल 36 है इनकी संख्या, 36। और ये जो है धान की बाली है, ये जो है आपकी धान की बाली है। यहाँ पर जो विद्युत विभाग में रहता है ना, उस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी वाला सिंबल बना हुआ है। और यहाँ पर नदियों का जो तरंग रहती है, उस तरंग में तिरंगे के झंडे के समान इसको 3 कलर दिया गया है। तिरंगे के झंडे का जो कलर रंग होता है हमारा, उन रंग से इसे रंगा गया है। और ये जो धान की बालियाँ उसे सुनहरे रंग में, और ये जो बिजली वाला जो चिन्ह है वो आपके नीले रंग में है। तो एक बार आप ध्यान में देखिएगा, एक बार आप नेट से निकाल के इसको देखिएगा ध्यान गौर से, आपको याद हो जाएंगे वो। तो जो छत्तीसगढ़ों से जो घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह जो है, जो मैंने आपको बताया 36 ठो है, जो 36 गढ़ों से घिरा हुआ जो गोलाकार चिन्ह है वो आपका हरे रंग से है, और 36 है, इसकी संख्या भी 36 है, आप याद रखिएगा, हरा रंग से है। फिर मध्य में भारत का जो प्रतीक का अशोक स्तंभ है वो लाल रंग का है। ये जो अशोक स्तंभ है ये लाल रंग का है। धान की जो बालियाँ है वो सुनहरे रंग की है। ऊर्जा का जो चिन्ह है, जो ऊर्जा का जो चिन्ह है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो नीले रंग का है। अब नदियों को जो रेखांकित करती लहरें हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया, जो लहरें बनी हुई हैं वो तिरंगे के रंग में है। तो आप इसको याद रखना है, इन रंगों को। जो छत्तीसगढ़ है वो हरा रंग से है। मध्य में जो भारत का प्रतीक है वो अशोक स्तंभ, वो लाल रंग का है। धान की बालियाँ सुनहरे रंग की, ऊर्जा नीले रंग का, और नदियाँ जो है वो तिरंगे के रूप में है। अभी इसे आप याद रखिए। अच्छा, और यहाँ पर एक की पॉइंट दे दिया गया कि उपरोक्त तथ्य को शामिल किया गया, किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है। अब इसमें साल वृक्ष शामिल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ ने जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, उसे 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया था। हमारे प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति मिली थी, और 4 जुलाई 2001 को हमें हर्बल स्टेट की मान्यता मिली थी, हमें हर्बल स्टेट घोषित किया था। तो 4 एक जैसा आ रहा है, एक 4 सितंबर है और एक 4 जुलाई है। तो जो हमारा जो चिन्ह है वो सितंबर में है, 4 सितंबर 2001 में हमारा जो चिन्ह है वो सितंबर में है, और जो हर्बल स्टेट है वो जुलाई में है, 4 जुलाई में। ठीक है, तो हर्बल स्टेट क्या होता है? तो हर्बल स्टेट ऐसा स्टेट जहाँ बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, वह राज्य जहाँ बहुत ज़्यादा औषधि की उपलब्धता होती है, उस स्टेट को हर्बल स्टेट घोषित कर दिया जाता है। तो ये 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया था, और 4 सितंबर 2001 को राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आज हमने 4 राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु के बारे में 4 पॉइंट पढ़े, जिसमें पहला था राजकीय पशु, फिर था राजकीय पक्षी, फिर थे राज्य की आकृति, एक था राजकीय वृक्ष, और राजकीय प्रतीक चिन्ह। इसमें और भी आगे है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अभी के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।